नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज मैं आपके साथ फिर एक नए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में निर्णय दिया गया है। हुआ दरअसल ये कि कर्नाटक सेवा नियमावली के अंतर्गत एक महिला कर्नाटक के किसी सरकारी स्कूल में अध्यापिका के रूप में कार्यरत थी और 8/12/2010 को अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। और चूंकि वो एक अविवाहित महिला थी, इसलिए उसके मरने के उपरांत उसके परिवार में जो लोग थे, उनकी माँ के अलावा 2 भाई 2 बहन, इन लोगों को जीवित वो छोड़ के गई थी और ये सभी इसी की आय पर आश्रित थे। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनमैरिड सिस्टर के रिस्पेक्ट में अनमैरिड ब्रदर को जो आश्रित की डेफिनेशन दी गई थी, उस आश्रित की डेफिनेशन में माना नहीं गया था। कर्नाटक के जो सेवा नियम के अंतर्गत उन्होंने आश्रित की परिभाषा दी गई थी, उसमें उन्होंने मृतक अविवाहित बहन के आश्रित के रूप में अविवाहित भाई को आश्रितों में नहीं गिना था। लेकिन 11 जुलाई 2012 को कर्नाटक के जो सेवा नियम थे, उसमें अमेंडमेंट किया गया और 7वें अमेंडमेंट के अंतर्गत अविवाहित भाई को आश्रित में जगह दी गई, यानी कि आश्रित की डेफिनेशन में उसे भी शामिल कर लिया गया। चूंकि इसकी बहन जो कि अध्यापिका थी, उनकी जो डेथ होती है वो तो सन 2010 में हो जाती है। तो सन 2010 और 11 जुलाई 2012 के पहले ये नियम था कि अनमैरिड ब्रदर को आश्रितों में नहीं माना जाता था। लेकिन 11 जुलाई 2012 के बाद से अविवाहित आश्रित भाई को अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में पात्र मान लिया गया और इसी के आधार पर उनके परिवार में से किसी एक भाई के द्वारा यह दावा किया गया कि मुझे अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत नौकरी प्रदान की जाए। और जब ये इन्होंने दावा सेवा आयोजक के समक्ष किया, तो ये जब दावा एम्प्लॉयर के समक्ष पहुंचा, तो एम्प्लॉयर के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया और ये कहते रिजेक्ट कर दिया गया कि आप नियमावली के अंतर्गत आश्रितों की श्रेणी में नहीं आते हैं और इस प्रकार से आपका यह दावा गलत है। और उस भाई के द्वारा ये कोशिश की जा रही थी कि इस 11/7/2012 का जो लाभ है, ये हम तक अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से पहुँचे। लेकिन विभाग के द्वारा ये दावा ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि ये अमेंडमेंट आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। का ये मानना था कि चूंकि डेथ 8/12/2010 की है, तो 2010 में जो कानून लगता है, उस कानून से अनुकंपा नियुक्ति इनको मिल नहीं सकती है। तो क्या होता है, इस रिजेक्शन से क्षुब्ध होकर कर्नाटक राज्य की जो प्रशासनिक ट्राइब्यूनल है, उसमें इन्होंने एक प्रार्थना पत्र अपनी अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में याचना करते हुए दिया कि मुझे इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है
और जबकि मैं अपनी बहन पर आश्रित था, तो ऐसे में हमें ये लाभ अनुकंपा नियुक्ति का दिया जाना चाहिए। तो ट्राइब्यूनल में जब ये मैटर सुना गया तो उन्होंने दावाकर्ता के यानी कि प्रार्थी के पक्ष में फैसला देते हुए ये निर्धारित किया कि ये जो अमेंडमेंट है इसका रिट्रोस्पेक्टिवली इनके संबंध में होना चाहिए, यानी कि इस अमेंडमेंट को भूतलक्षी प्रभाव देकर इन्हें लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसा कहकर राज्य को निर्देशित कर दिया, विभाग को निर्देशित कर दिया गया। अब राज्य की तरफ से हाई कोर्ट में इस आदेश के विरुद्ध रिट पिटीशन की गई और वहां पर जब रिट पिटीशन की गई तो अंतिम रूप से उस रिट पिटीशन को खारिज कर दिया गया और एक डिवीजन बेंच का जजमेंट को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय दे दिया गया कि अमेंडमेंट जो है वो रिट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाना चाहिए और ट्राइब्यूनल के दिए गए आदेश को एक तरीके से कंफर्म कर दिया। राज्य की ओर से फिर माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई जो बाद में स्वीकार की गई और सिविल अपील में कन्वर्ट हुई और सिविल अपील नंबर 7752 ऑफ 2021 ये उनका केस नंबर दिया गया और कर्नाटक राज्य का जो स्कूल था उसके सचिव की ओर से ये याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाई गई और साथ ही साथ जिनके फेवर में वो आदेश किया गया था उनका नाम था भीमेश उर्फ भीमप्पा। तो जब ये उच्चतम न्यायालय सुनवाई कर रहा था तो सबसे पहले तो उन्होंने इस बात को एग्जामिन किया, क्या सिर्फ इस बात से कि चूंकि अनुकंपा नियुक्ति का जो कंसिडरेशन था, जो विचार था, जो विचारण था, वो इस अमेंडमेंट के बाद हो रहा था, सिर्फ इसके कारण इस अमेंडमेंट का लाभ इन्हें दे देना चाहिए, जबकि इनकी बहन की जो मृत्यु है वो 8 दिसंबर 2010 को हुई थी और हाईकोर्ट के द्वारा जो डिवीजन बेंच ने आदेश दिया था एक अलग आदेश था। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जब इस मैटर का पूरी तरीके से अवलोकन किया गया और हर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो उन्होंने ये पाया कि ये जो हाईकोर्ट के द्वारा डिवीजन बेंच का सहारा लेकर जो अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिवली लागू करने की बात कही गई, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि ये जजमेंट इन परिस्थिति में, क्योंकि यहाँ पर मसला अलग है और उन्होंने पूरी तरह से गंभीरतापूर्ण तरीके से विचार करते हुए हर तथ्य को ध्यान में रखते हुए ये पाया किसी भी व्यक्ति के अनुकंपा नियुक्ति मामले के संबंध में जो मृत्यु की तिथि है वही क्रूशियल डेट मानी जाएगी और उस मृत्यु के दिनांक पर जो अनुकंपा नियुक्ति के नियम लागू रहे हों उन्हीं को उस पर लागू किया जा सकता है, ना कि 2012 में जो 2 साल बाद कोई अमेंडमेंट लाया गया है उस अमेंडमेंट को बैक डेट से लागू किया जाए। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वो उस तिथि के बाद जिन लोगों की मृत्यु होगी, जिन लोगों की मृत्यु होगी उनके लिए वो अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे। तो ये चूँकि महत्वपूर्ण मसला था और आपने देखा कि इस जजमेंट के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने
इस तरह की जो कंट्रोवर्सी थी वो ख़त्म कर दी कि डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ कंसिडरेशन, डेट ऑफ डेथ, अगर इस तरीके से अलग अलग डेट पे चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो सबके लिए अलग अलग परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी और सबके लिए अलग अलग परिणाम उत्पन्न होंगे जो कि कानूनन सही नहीं माने जाएंगे। तो अब कर्नाटक ने जो अपने संशोधन किए हैं और उसमें पात्रता में अविवाहित भाई को भी शामिल कर लिया है, तो उस स्थिति के बाद से सारे लोगों को जो पात्र होंगे उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा और उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। तो जो लोग भी अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में अपनी जानकारी को पुष्ट करना चाहते हैं उनके लिए हम इस जजमेंट का लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप उसको कहीं पर भी प्रयोग में लाना चाहें तो उसको प्रयोग में ला सकें और उसको पढ़ सकें, समझ सकें। और ये बदलाव चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण है तो निश्चित तौर पे ये संबंधित लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। यहाँ वीडियो ख़त्म करने से पहले ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जिसमें 3 वीडियो का संकलन एक साथ दिया गया है। जो लोग भी अनुकंपा नियुक्ति संबंधी मामले देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसमें विशेष बातें बताई गई हैं। उन वीडियोज़ में ज़रूर देख लें और शंका का समाधान कर लें। और साथ ही साथ ये जो नए वीडियोज़ आ रहे हैं ये भी उस प्लेलिस्ट में शामिल कर दिए जाएंगे, और ताकि आपको किसी प्रकार से परेशानी ना हो और आपका समय पूरी तरीके से प्रयोग में लाया जा सके। और यदि ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है, ये जानकारी से आपको कुछ लाभ मिलता है, तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि आप इसे ढेर सारा समर्थन दें, यानी कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियोज़ आने वाले समय में आपके समक्ष लाए जाएंगे उसकी सूचना आपको इमीडिएट मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।